आज का टॉपिक है जी ह्यूमन डेमोग्राफी। उसकी आज क्लासिकल एग्जांपल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे। व्हेन मॉडलिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स, यानी हम कोई भी पॉपुलेशन की जब डायनामिक्स की कोई पॉपुलेशन डायनामिक्स की मॉडलिंग का मतलब ये है कि जब हम उसमें कोई भी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं या उसमें कोई डिजीज़ पैटर्न की बात कर रहे हैं या कोई डिके की बात कर रहे हैं, डेथ की बात कर रहे हैं, तो population dynamics is the first step is to identify some significant variable। तो हमें डायनामिक्स के लिए वो मॉडल्स की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमें कुछ वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, सिग्निफिकेंट वेरिएबल। सपोज हम अगर पॉपुलेशन की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल के दो हम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं उसमें, दो या तीन वेरिएबल। सपोज हम तीन उसके लिए वेरिएबल ऐसे डिफाइन कर लें, एक वेरिएबल ले लें जिसमें वो एक्स वेरिएबल जिसमें को सारे वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, वाई वेरिएबल ले लें जो सारी फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके बाद कोई एक जेड वेरिएबल ले लें जो चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। दैट अलाउ द डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन इनटू होमोजेनियस सब ग्रुप्स। तो यानी कि जो वेरिएबल्स हैं वो पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं होमोजीनियस सब ग्रुप्स में। होमोजीनियस का मतलब यह है कि एक जैसी, आप देखिए अगर जिस तरह मैंने तीन वेरिएबल्स बताए हैं, मेल, फीमेल, चिल्ड्रन। अब अगर मेल का ग्रुप बनाते हैं एक वेरिएबल जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, तो उसमें सारे मेल्स ही हैं, वो होमोजीनियस सब ग्रुप है, यानी सारे उसमें मेल शामिल है। दूसरा अगर फीमेल का है वाई, तो उसमें सारे फीमेल शामिल है। इसी तरह जेड ग्रुप जो है वो उसमें सारे चिल्ड्रन शामिल है। In order to describe its dynamics through the interaction of these groups, यानी जो डायनामिक्स हम उसका डिस्क्राइब करेंगे उसके लिए उन ग्रुप्स की आपस में इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह हम जो है वो चिल्ड्रन से, आप सपोज देखें सिंपल, इसमें जो मैंने बताया आपको कि सिंपल आप देखें कि इंटरेक्शन क्या है। अब कि अगर कोई ये तीन वेरिएबल ले रहे हैं तो टाइम के साथ साथ जो चिल्ड्रन है वो ग्रो करके, यानी जब एडल्ट होंगे तो वो या तो भी मेल में चले जाएंगे या फीमेल में चले जाएंगे। रूल्ड बाय मैकेनिज्म दैट डिपेंड ऑन दोज वेरिएबल्स, यानी कि ये वो फिर उन पे डिपेंड करता है मैकेनिज्म जो हमने बनाया है उन वेरिएबल्स के लिहाज से कि कौन सा मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है इसके लिए, मॉडलिंग के लिए भी। एज इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर स्ट्रक्चरिंग ए पॉपुलेशन। अब देखिए एज जो है वो एक नेचुरल और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है उसमें, जो अगर पॉपुलेशन की स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं तो एज उसमें आप देखें एज के लिहाज से हम उसको वैसे ही डिवाइड कर सकते हैं कि सपोज हम कह दें कि 0 से 10 ईयर्स ये एक एज ग्रुप है जी, एक उसके लिए वेरिएबल डिफाइन कर ले। इसी तरह 10 से 20 दूसरा, 20 से 30, इस तरह एक पैरामीटर जो है ये एक नेचुरल पैरामीटर है। एज जो है हम डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए पॉपुलेशन, जब भी हम स्ट्रक्चर करें कोई भी पॉपुलेशन। आगे है जी ह्यूमन डेमोग्राफी।
जो बेसिक टॉपिक है कि ह्यूमन डेमोग्राफी मीनिंग क्या है उसका, डेमोग्राफी कहते किसको है। डेमोग्राफी की डेफिनेशन पहले तो हम देखें कि डेमोग्राफी क्या चीज़ है जी, और ह्यूमन डेमोग्राफी फिर उसी से ही रिलेट के इंसानों के जो रेलेवेंट है। डेमोग्राफी का मीनिंग क्या है जी, द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स सच एज बर्थ्स, deaths, income or the incidence of the disease which illustrate the changing structure of human population। यानी जो उनके स्टैटिस्टिक्स की स्टडी है, बर्थ्स की स्टैटिस्टिक्स की स्टडी क्या मतलब कि सपोज कि ये 1990 में इतनी बर्थ हुई, फिर 91 में इतनी हुई, 92 में इतनी हुई, 93 अप टू सो ऑन, ये सारी स्टैटिस्टिक्स है। यानी उनकी स्टडी के किस रेट से हो रही हैं जी, बर्थ रेट कितना है। इसी तरह डेथ्स को अगर काउंट करना शुरू कर दें कि 1990 में इतनी हुई, 91 में इतनी हुई, 92 में इतनी हुई, 93 में इतनी हुई, तो वो इस तरह यानी कि किस रेट से डेथ हो रही है जी, वो इसका ये स्टैटिस्टिक्स है। इसी तरह इनकम की या इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, जो इस तरह के डिजीज़ किस तरह फैल रही है कि आज कितने थे पेशेंट हमारे पास, फिर कल कितने, इससे पिछले दिन कितने थे, फिर उससे पिछले दिन कितने थे, यानी ये सारा किस तरह डिजीज़ ये फैल रही है। जिस तरह आजकल ये कोरोना का है कि हम देखते हैं कि कोरोना के एक दिन में इतने पेशेंट हैं, दूसरे इतने हैं, तीसरे इतने हैं, फिर हम वो अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि डिजीज़ का इंसिडेंस क्या है, किस तरह ये डिजीज़ फैल रही है जी। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉपुलेशन का वो चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। आप देखें अगर या डिजीज़ ये इस तरह फैल रही है तो जो डिजीज्ड पर्सन है वो अनडिजीज्ड क्लास यानी सबसे पहले क्लास से निकल के डिजीज क्लास में आ जाता है। फिर जो डिजीज्ड पर्सन है जब वो रिकवर हो जाता है तो वो उस क्लास से आउट हो जाता है, वो अगली क्लास में चला जाता है, रिकवरी क्लास में। तो इस तरह ये ह्यूमन पॉपुलेशन का वो स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा होता है। डेमोग्राफी यानी वो जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का, उसकी जो स्टैटिस्टिक्स है, उसकी जो स्टडी है वो ह्यूमन डेमोग्राफी होगी। From the ancient documents, it is immediately clear that age is a main variable for the description of the state of a population। यानी कि पॉपुलेशन की कोई स्टेट डिस्क्राइब करने के लिए जो एज है वो एक मेन वेरिएबल है। जब भी हम पॉपुलेशन की स्टेट डिस्क्राइब करेंगे तो एज उसके लिए मेन एक फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा होता है। मैनी टूल फॉर मैनेजिंग लाइफ प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू एज। बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो एज से रिलेट कर रहे होते हैं कि एज कोई भी आप जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं आप देखें वो एज के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह डिजीज़ है, सपोज डिजीज़ की बात करें तो वो हम एज के साथ रिलेट कर सकते हैं कि इस एज के जो बंदे हैं इनको किस लिहाज से हो सकती है या कितने चांसेस हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं। दूसरी जो यानी चिल्ड्रन है वो उनके में कितने परसेंट चांसेस हैं, अडल्ट में कितने परसेंट चांसेस हैं, या उस दूसरे में हमारे पास जो है क्या इसमें कितने परसेंट चांसेस हैं जी ओल्डर में। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक स्टडी दैट कैन बी कंसिडर्ड इज अ मैथमेटिकल मॉडल। यानी जो डेमोग्राफिक स्टडी है जो यानी बहुत अच्छे तरीके से जो हम कर सकते हैं वो हम एक मैथमेटिकल मॉडल को कंस्ट्रक्ट करके तो हम उसकी डेमोग्राफिक स्टडी कर सकते हैं। यानी ये स्टैटिस्टिक्स हम वो स्टैटिस्टिक्स का वो एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मैथमेटिकल मॉडल अगर हम कंस्ट्रक्ट कर लें कि ये किस लिहाज से वो मॉडल हमें बता रहा होगा कि किस लिहाज से ये डेथ हो रही है, किस रेट से ये डेथ हो रही है, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो फ्यूचर में कितनी डेथ्स हो जाएंगी। इसी तरह अगर बर्थ्स हो रही हैं तो फ्यूचर में कितनी बर्थ्स हो जाएंगी। अगर डिजीज़ कोई फैल रही है तो उसका अगर मैथमेटिकल मॉडल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो है ना वो किस तरह डिस्क्राइब कर सकता है कि हम कि अगर ये इस रेट से अगर डिजीज़ फैल रही है तो फिर फ्यूचर में कितने डिजीज्ड पर्सन्स हो जाएंगे उसमें। The origin of population studies through a mathematical model is generally attributed to later work of T.R. Malthus। यानी ये जो पॉपुलेशन स्टडीज़ का है ऑरिजन है मैथमेटिकल मॉडल के ज़रिए पॉपुलेशन की स्टडी करना, उसके ग्रोथ की। ये हमारे पास जो हम रेफ़र करते हैं कि माल्थस
साइंटिस्ट है जिसने हम पॉपुलेशन का एक मॉडल बनाया पॉपुलेशन ग्रोथ का, और उसको मैथमेटिकल मॉडल के ज़रिए ये पॉपुलेशन की वो स्टडी की। हु रोट अ फेमस ट्रीटाइज ऑन द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एल्बिट विदाउट अ फोकस ऑन एज। यानी उसने ट्रीटाइज का मतलब क्या है? ट्रीटाइज द फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक रिटन डिस्कोर्स ऑन सम सब्जेक्ट जनरली लॉन्गर एंड ट्रीटिंग इन एट ग्रेटर डेप्थ देन एन एसे। यानी ये एक फॉर्मल और एक जो है ना वो किसी सब्जेक्ट पे ये एक सिस्टमैटिक रिटर्न वो डिस्कोर्स है। तो यानी उसने बाकायदा जो है ना वो ये मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करके तो फिर उसके लिहाज से ये पॉपुलेशन को डिस्कस किया। As far as age structure is concerned, our starting point dates to the early 20th century and is found in the work of A. Lotka, whose stable population theory is a milestone for demographic studies। तो जहाँ तक एज का तल्लक है, एज पॉपुलेशन मॉडल जो हैं वो 20th सेंचुरी के यानी फर्स्ट में हमारे पास यानी जो हमें पता चलता है कि लोट का जो साइंटिस्ट है जो उसने यानी स्टेबल पॉपुलेशन थ्योरी जो पॉपुलेशन थ्योरी की स्टेबिलिटी डिस्कस की तो उसने उसमें एज का जिक्र किया। डेमोग्राफिक स्टडीज़ करते हुए उसने यानी एज को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे इंक्लूड किया उसमें। Of central interest in demography is of course the study of the total population growth in each country। यानी जो हमारे पास जो बेसिक इंटरेस्ट होता है पॉपुलेशन की ग्रोथ का वो हमारे पास डेमोग्राफी में स्टैटिस्टिक्स यही है। डेमोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें जो मेन कंसर्न होता है हमारा वही होता है कि हर कंट्री में पॉपुलेशन किस तरह ग्रो कर रही है एंड अबव ऑल देयर कम्युलेटिव डाटा डिफाइनिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ट्राई हम करते हैं कि कम्युलेटिव डाटा हम कलेक्ट करें जो डिफाइन कर रहा हो कि टोटल वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन हो गई है। जी ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास वर्ल्ड की पॉपुलेशन ईयर वाइज, फिर यूएसए की, फिर इटली की और नाइजीरिया की टोटल पॉपुलेशन बताई गई है 1800 से लेके। हम देखें 1800 हमारे पास ये 1800 ईयर्स में 0.98 बिलियन थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन। यूएसए की इतनी थी और इटली और नाइजीरिया की तो हमें पता नहीं है। तो ये ईयर वाइज हर 10 ईयर्स के बाद ये बताई गई हैं कुछ और 2010 तक ये सारी बताई गई हैं जी कि 2010 में हमारे पास जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 6.89 थी और यूएसए की इतनी थी, फिर इटली की हमारे पास इतनी पॉपुलेशन थी और हमारे पास नाइजीरिया की इतनी थी। ये तीनों मिलियंस में है और वर्ल्ड की जो हमारे पास है वो बिलियन में है। अब इसी ये जो हमारे पास ये डाटा गिवन है ये सारा डाटा इसी को अगर हम मैथमेटिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देखें वो ये कि ये टेबल हमारे पास जो 1.1 टेबल का डाटा है वो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है फिटेड विद लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल कर्व्स। और ये जो हमारे पास डॉट्स इधर बताए गए हैं, एक ये डॉट्स है, ये डॉट्स है, ये सारे जो डॉट्स दिए गए हमारे पास ये हमारे पास उन डाटा को उस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमने ये इस टेबल में दिया हुआ है जी। इस टेबल के डाटा को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारे पास फिर हमने कोई फार्मूला लगाया है इस पे कोई भी रीजनेबल फार्मूला। जिस तरह आप देखें ये जो ब्लू कर्व है हमारे पास ये जो ब्लू लाइन है उसके लिए ये हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ का ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें t माइनस 1800 है। अब t की वैल्यू यहाँ पे जब चेंज करते जाएंगे 1810 1820 अप टू 2020 तो वो जो हमारे पास ये इस इक्वेशन का जो ग्राफ है ये जो ब्लू लाइन है वो इस इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है लीनियर को। इसी तरह हमारे पास ये जो है ब्लैक में लिखा हुआ है ये जो ब्लैक कर्व है हमारे पास वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह फिर ये जो ब्राउन है हमारे पास ये ब्राउन
दोबारा इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोबारा इसी तरह एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। इधर हमारे पास 0.0094 है, इधर हमारे पास 0.0069 है, और ये हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू 0.7919 है, और यहाँ पे 0.9205 है, और ये कोई एनुअल ग्रोथ रेट बता रहा है जी 0.94%, ये एनुअली इंक्रीज कर रही है। We see in figure 1.1 that an exponential curve average exponential growth rate alpha 0.94% does not provide a very good fit for the world population size। अब देखें, जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है और ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, लेकिन ये दोनों गुड फिटिंग में नहीं है। ये यानी कि रिप्रेजेंट नहीं कर रही डाटा हमारे पास अच्छे तरीके से, क्योंकि डाटा की कर्व हमारे पास, डाटा जो है वो ये कर्व हमारे पास डाटा की बन रही है, लेकिन ये जो कर्व है ब्राउन, ये डाटा को रिप्रेजेंट प्रॉपरली नहीं कर रही, और इसी तरह ये जो ब्लैक कर्व है ये भी डाटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर रही। Data shown in green and brown joined by smooth curve during the whole period from 1800 to 2000। तो ये जो ग्रीन और ब्राउन में जो स्मूथ कर्व से ये रिप्रेजेंट किया गया होल पीरियड का डाटा, लेकिन ये है कि वो जो एक्सपोनेंशियल है वो प्रॉपरली इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही वो कर्व। On the other hand, we saw a very good fit by an exponential with average growth rate of 0.69% for the period from 1800 to 1960। अब देखें, जो 1800 से 1960 है, यानी पूरा 2010 तक नहीं, लेकिन 1900 से 1960 तक जो हमारे पास उसका एवरेज ग्रोथ रेट है 0.69%, ये हमारे पास ग्रोथ रेट 0.69%, ये ब्राउन। तो ये 1960 तक ये फिटिंग हो रही है, कुछ गुड, ये इसकी फिटिंग कुछ सही हो रही है, ये 1960 से आगे ये यहाँ पे, लेकिन इससे पहले ये कुछ गैप आ रहा है इसमें। तो 1800 से 1960 ये हमारे पास, अगर ये इस ब्राउन कर्व की बात करें, ब्राउन कर्व देखें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें, यहाँ तक 1960 तक इसको एंड करें, तो फिर ये कर्व हमारे पास बन रही है, और जब 1960 से इनिशियल स्टार्ट करें तो फिर 2010 तक ये कर्व बन रही है। यानी ये दो पार्ट्स हमने बना लिए हैं कि 1960 तक एक कर्व प्लाट कर लिया है, वो ये आ रही है, फिट हो रही है इसके साथ, और इसके आगे जो है यहाँ से 1960 से 2010 तक ये कर्व आ रही है, ब्राउन कर्व, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास, जो इसको, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। While from the period from 1960 to 2000, we see an almost perfect fit by the regression line with slope this that reflects an average annual increase in world population of this, यानी 1960 से वो 2010 वो परफेक्ट फिट है, वो बहुत अच्छी फिट हो रही है, पहले भी फिट हो रही है, लेकिन पहले इतनी वो अच्छे तरीके से ये नई ब्राउन लाइन फिट हो रही, लेकिन 1960 के बाद ये बहुत अच्छी ये फिट हो रही है, यानी ये फार्मूला 1960 के बाद ये ज़्यादा हमें कर्व की फिटिंग दे रहा है। अब ये ग्राफ है जी, ये क्या लिखा हुआ है, यूएसए पॉपुलेशन। अब ये यूएसए की पॉपुलेशन का ग्राफ बनाया गया है जी 1790 से लेकर 2010 तक। ये जो ब्लू कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रही है उस एक्चुअल डाटा को, और हमारे पास ये जो ब्लैक वाला ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये ब्लैक कर्व इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस फंक्शन को प्लॉट कर रहे हैं, और जो ब्राउन कर्व है वो इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देखें, ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूएसए का डाटा है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन से ये बेस्ट डिस्क्राइब हो, बेस्ट फिट हो रहा है। For the United States population between 1790 and 2010,
data shown in dark blue we see in figure 1.2 an almost perfect fit by a quadratic curve। यानी कि जब दोनों कर्व्स को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो ऑरेंज कर्व है ये बेस्ट फिट हो रही है, और ये किसकी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। While the best exponential with an average rate alpha is equal gives a very poor fit। तो वो जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास उस तरह का फिट नहीं हो रहा जिस तरह का हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन फिट हो रहा है। अब ये देखें जी डाटा हमारे पास, ये इटली का पॉपुलेशन डाटा है। अब इसके लिए हमने फंक्शंस ये डिफाइन किए हुए हैं जी। ये जो ब्लैक कर्व है हमारे पास वो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जो रेड कर्व है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो हमारे पास ये है, हमारे पास जो ऑरेंज कर्व है वो इस ये लीनियर इसको फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह हमारे पास जो ग्रीन है वो हमारे पास ये इस लीनियर को रिप्रेजेंट कर रही है, इटली का पॉपुलेशन डाटा। और बाकी हमारे पास जो कर्व है ये जो ब्लू कर्व है ये हमारे पास वो एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमें गिवन है। The population of Italy data shown joined by smooth curves in brown between this and in light blue otherwise had a dramatic change in growth pattern in the 1970s as seen in figure 1.3 from an almost linear। यानी ये वो उसकी ड्रामेटिक चेंज 1790 से देखें। अब 1790 से हमारे पास यानी ये जो है वो उससे हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो एक ड्रामेटिक चेंज आ रही है लीनियर से, यानी लीनियर से वो बहुत दूर हो गया। जो लीनियर ग्राफ है हमारा उससे ये बहुत दूर आ जाता है यानी 1790 के बाद। From an almost linear slow exponential growth to almost stagnation of for over 30 years। तो यो तकरीबन वो जो है ना वो पहले वो सिंपल 1790 के बाद वो तकरीबन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना शुरू कर देता है। इसी तरह ये देखें जी पॉपुलेशन, नाइजीरिया की पॉपुलेशन का डाटा है और ये हमने एक ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन तकरीबन ये फिट हो रहा है जो इसके साथ ये कुछ जगहों पे। अब इस तरह का ये ग्राफ ऐसा जिस तरह ये रियल डाटा का इस तरह तो नहीं वो फाइंड किया जा सकता है एक्चुअल ग्राफ, लेकिन ये है कि हम वो फाइंड करते हैं जो बेस्ट फिट हो जाए। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये तकरीबन इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ नाइजीरिया डाटा शोन इन blue joined by a smooth curve approximated quite well by an exponential with an annual growth rate of this। यानी कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये तकरीबन ठीक इसको डिस्क्राइब कर रहा है। जो हमारे पास नाइजीरिया की पॉपुलेशन है 1900 से लेके 2010 तक, ये ग्राफ उसको ये हमारे पास जो फंक्शन है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। The fact that an exponential curve seemed to provide a rather good fit from the above data। ये हमारे पास ये एक फैक्ट है जो एक्सपोनेंशियल कर्व है तकरीबन वो फिट हो रही है जो हमारे पास गिवन डाटा है उसके लिए अच्छी फिट हो रही है एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर उसको कोई शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो तकरीबन वो ठीक रिजल्ट देती है। एक्चुअली हैज़ अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मैथमेटिकल मॉडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम एक सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियली फंक्शन से हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अमंग ऑल पॉपुलेशन मॉडल्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करस्पॉन्ड परहैप्स टू द सिंपलेस्ट वन। यानी जितने भी पॉपुलेशन के मॉडल्स हैं उनमें से ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो मॉडल्स है ये तकरीबन सिंपल वन है, नेम्ड आफ्टर टीयर मैल्थस हु प्रेडिक्टेड दैट ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल इन टाइम। ये यानी ये मैल्थस ग्रोथ मॉडल से ये इसका नाम लिया जाता है क्योंकि मैल्थस ने ये एक्सपोनेंशियली ये रिप्रेजेंट की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ये ग्रोथ
पॉपुलेशन विद ऑल द कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस दैट वन कैन इमेजिन, यानी जितने भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इमेजिन हम कर सकते हैं पॉपुलेशन के। टू इंट्रोड्यूस हिज मॉडल वी कंसिडर अ सिंगल होमोजीनियस पॉपुलेशन, यानी मैल्थस का मॉडल हम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमने एक सिंगल होमोजीनियस पॉपुलेशन लिया, यानी उसमें कोई कैटेगरीज नहीं डिफाइन की कि ये कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, यानी टोटल हमने एक ही पॉपुलेशन पर सिंगल वेरिएबल हम कह देते हैं होमोजीनियस मिक्सिंग, एक टोटल पॉपुलेशन का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। दैट इज वी अज्यूम दैट ऑल द इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन आर डेमोग्राफिकली आइडेंटिकल, यानी वो सारे जो है ना वो एक जैसे ही हैं, उनमें कोई हम नहीं डिफरेंस कर रहे। सो दैट द ओनली वेरिएबल वी हैव टू कंसिडर इज देयर टोटल नंबर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी हम उसको जो वेरिएबल सिर्फ हम कह रहे हैं पी ऑफ टी टोटल पॉपुलेशन साइन किसी भी टाइम टी पे हम उसको पी ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। In addition, we assume that the population is isolated, यानी पॉपुलेशन में ना इन हो रही है कोई चीज़ ना और कोई इन आउट नहीं हो रही, लिविंग इन एन इनवेरिएंट हैबिटेट विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यानी वो जो पॉपुलेशन उधर कोई हम माइग्रेशन इफेक्ट नहीं ले रहे, कोई और इफेक्ट नहीं ले रहे, तो ये वो आइसोलेशन है सर, पॉपुलेशन उधर ही रह रही है। और इनवेरिएंट हैबिटेट का मतलब है वो यही है कि वो माइग्रेशन उनमें नहीं हो रही विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज, यानी उनके लिए रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, फूड वगैरह बाकी सब कुछ जो भी चीज़ें वो अनलिमिटेड है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकते, हम अजम्पशन ले रहे हैं is not. These phenomenological assumptions imply that the population is subject to constant per capita fertility, यानी उसमें जो फर्टैलिटी जो बर्थ हो रही है, पर कैपिटा का मतलब यह है कि पर पर्सन, यानी कि पर पर्सन जो हम ले रहे हैं उसमें जो बर्थ रेट ले रहे हैं वो कांस्टेंट ले रहे हैं, एंड जो मोर्टेलिटी रेट दैट वी डिनोट रेस्पेक्टिवली बाय बीटा एंड म्यू, यानी बीटा हम उसका बर्थ रेट ले रहे हैं कांस्टेंट बर्थ रेट, और हाँ, जो म्यू ले रहे हैं हम कांस्टेंट मोर्टेलिटी रेट ले रहे हैं उसका, वो म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे आर डिफाइंड एज फॉलोज, हम उनको ऐसे डिफाइन करते हैं। बीटा क्या है जी, पर कैपिटा रेट ऑफ न्यू बार्न आउटपुट, यानी बीटा हमारे पास पर पर्सन बर्थ रेट है, यानी हम टोटल पॉपुलेशन में हम इस तरह बर्थ रेट डिफाइन कर रहे हैं ना कि नंबर ऑफ बर्थ पर पॉपुलेशन, यानी कि जब हम पर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो वो पर पर्सन हो जाएगा, पर डे कर लें, पर मंथ कर लें, पर ईयर कर लें, वो जैसे हम डिफाइन कर लेते हैं उसमें यूनिट्स उसकी, वो हमारी अपनी मर्जी होती है। इसी तरह म्यू द पर कैपिटा डेथ रेट एट में डेथ पर कैपिटा रेट एट विच इंडिविजुअल्स डाई, यानी कि हम डेथ रेट इस तरह डिफाइन करते हैं पर पर्सन, यानी नंबर ऑफ डेथ्स पर टोटल पॉपुलेशन, पर डे कह लें, पर मंथ कह लें, पर ईयर कह लें, ये इस तरह हम डिफाइन कर लेंगे। देयर डिफरेंस यूजुअली कॉल्ड द माल्थुसियन पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन, और इनका जो डिफरेंस है बर्थ का और डेथ का जो अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम कहते हैं कि माल्थुसियन पैरामीटर है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। दस द ग्रोथ इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये जो हमारे पास ग्रोथ है ये इस तरह इक्वेशन से ये रिप्रेजेंट की जा सकती है। पी प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू बीटा पी ऑफ टी माइनस म्यू पी ऑफ टी, और बीटा माइनस म्यू को हमने अल्फा की कहा हुआ है तो ये अल्फा पी टी के इक्वल होगा। कॉन्सिक्वेंटली पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी जीरो पी ऑफ जीरो ई पावर अल्फा टी, यानी ये जो हमारे पास इक्वेशन है पी प्राइम टी हमारे पास इसके इक्वल है पी प्राइम टी इज इक्वल टू अल्फा पी टी। जब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका ये सोल्यूशन आएगा पी ऑफ टी इज इक्वल टू पी ऑफ जीरो ई पावर अल्फा टी। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करके, इनिशियल वैल्यू पुट करके, तो किसी भी टाइम पे हम उसका पॉपुलेशन की ग्रोथ फाइंड कर सकते हैं कि पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हो रही है जी, कि इस टाइम में पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, इस टाइम में पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी। वो इसी तरह रियल डाटा के साथ फिट करके तो हम आगे उसका फ्यूचर ट्रेंड बता सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन हो सकती है जी करंट, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट उसका कैलकुलेट करके।
Note that f of s equal to e power minus mu s is the probability density function on 0 to infinity of surviving for s units of time। यानी ये जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है सर्वाइवल का, किसके लिए? एस यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए। यानी एस जो है वो हमारे पास टाइम बता रहा है कि कितना टाइम उसकी सर्वाइविंग होगी, प्रोबेबिलिटी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी होगी। आप देखें सपोज अगर कोई न्यू बॉर्न है तो न्यू बॉर्न के लिए एस क्या होगा? ज़ीरो। एस जब ज़ीरो होगा तो ई पावर 0 1, यानी जो न्यू बॉर्न है उसकी जो सर्वाइवर प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी। फिर जूँ जूँ टाइम गुजरता जाएगा ये एस जूँ जूँ आगे बढ़ता जाएगा तो इस ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिक्रीज होती जाएगी। तो वैसे भी यूँ आप देखें तो जब हम एस ज़ीरो होगा तो वो उसकी जो हमारे पास सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। जूँ जूँ टाइम गुजरता जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है सर्वाइविंग की, यानी ज़िंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है उसकी, 1 से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और आखिर में वो डेथ हो जाती है उसकी। देयरफॉर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एट बर्थ इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एस ओवर द इंटरवल दिस इज गिवन बाय। तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड लाइफ है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी की, जब किसी बंदे की बर्थ होती है तो उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट से ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो एस वो हमारे पास यूनिट्स ऑफ टाइम है तो इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी एस ई पावर माइनस म्यू एस डी एस, वो किसके इक्वल आएगा? 1 ओवर म्यू के। यानी ये जो 1 ओवर म्यू है ये हमारे पास एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है किसी के, ये किसी के ज़िंदा रहने की ये एक्सपेक्टेड लाइफ है। इसी तरह इसी को ही हम ऐसे ही हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं जब हम एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कहते हैं कि सपोज फ़लाँ मुल्क की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर्स है, तो उसका क्या मतलब होता है कि जो 1 ओवर म्यू है, 1 ओवर म्यू उसका 78 ईयर्स है, यानी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी इतनी है जी। और इसी तरह अगर ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसकी, ये एक्सपेक्टेड लाइफ है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो डेथ होगा। तो इसी तरह फिर 1 ओवर म्यू का जब रेसिप्रोकल करते हैं म्यू तो वो उसका डेथ रेट आ जाता है हमारे पास। किसी भी रीजन का, कंट्री का हम इस तरह डेथ रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। We see that in spite of its simplicity, Malthus model sheds light on a fundamental point in population modeling। देखें कि ये माल्थस का मॉडल जो है वो बहुत सिंपल मॉडल है, लेकिन ये जो है फंडामेंटल जो पॉइंट है पॉपुलेशन मॉडलिंग में उसको ये पॉइंट आउट कर रहा है। कौन सा जी? था पॉपुलेशन ग्रोथ मैकेनिज्म डेवलप्ड ऑन द सो कॉल्ड वाइटल रेट्स। वो दोनों उसने यानी कि जो बुनियादी रेट्स हैं वो दोनों इसने रिप्रेजेंट किए हैं। कौन से? बर्थ रेट, फर्टेलिटी एंड मोर्टेलिटी। यानी बर्थ रेट उसने कंसिडर किया है और मोर्टेलिटी रेट कंसिडर किया, विच हैव टू बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूएंट पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन डायनामिक्स। यानी ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये मेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए, कि उसमें जब भी हम पॉपुलेशन में चेंज डिस्कस कर रहे होंगे तो हम यही चेक करते हैं कि उसमें बर्थ कितनी हो रही है, डेथ कितनी हो रही है। Consequently, all the basic modeling effort is focused on the analysis of the birth and death processes that at a more refined level of description। यानी कि जो आगे मज़ीद ये डिस्क्राइब करने का है, refined level of description must be analyzed taking into account the age structure of the population। और इसी को फिर आगे रिफाइन किया जा सकता है कि ये जो पॉपुलेशन का हमारे पास मॉडल है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, जिसमें सिर्फ बर्थ और डेथ दी गई है, इसको मज़ीद रिफाइन किया जा सकता है कि उसका एज स्ट्रक्चर डिफाइन करके पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन में एज क्या ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो भी इस पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में ऐड किया